दशकों भारत को इंडिपेंडेंट हुए यानी स्वतंत्र हुए 78 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है और हम 2025 में भारत का 89वां स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। मानव की ज्योतिषीय गणना को हम कुंडली से देखते हैं, वैसे ही देश के ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार यदि उनकी गणना देखें तो हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी मेदी ज्योतिष से इसका आकलन करते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो भारतवर्ष की कुंडली को यदि हम विशेष तौर पर हमारे प्राचीन ग्रंथ और शास्त्रों से समझे तो इसकी शुरुआत हमारे जो पुरातन में अगर देखें तो महाराजा विक्रमादित्य के राज्य से शुरू हो गई थी। उन्हीं के नाम से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है। प्राचीन काल से ज्योतिषियों का महत्व राज कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जहाँ पे राजा राज कार्य में पुरोहितों और ज्योतिषियों की गणना से मंत्रणा करते थे, उनसे सलाह परामर्श करते थे। अब जल्दी हम 2025 के वर्ष में प्रवेश करेंगे। अब ये वर्ष भारत के लिए कैसा रहेगा, तो हम इसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो भारत वर्ष की कुंडली के ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार, दूसरा भारत वर्ष की वर्ष फल की कुंडली के हिसाब से। तो ये दो आधार से हम समझेंगे। साथ ही जो राजा होता है उसका भी अधिक महत्व होता है। तो जो राजा आज के समय में हम प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, तो उनकी कुंडली के आधार से भी हम समझेंगे कि भारत वर्ष के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा। दर्शकों, विक्रम संवत की यदि हम बात करें तो 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार आप ये जो रहेगा विक्रम संवत रहेगा 2082 में रहेगा। और यहाँ पे जहाँ राजा सूर्य रहेगा वहां पे मंत्री भी सूर्य रहेगा, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की शुरुआत होने जा रही है 30 मार्च 2025 से और वो दिन रहेगा रविवार। तो दर्शकों, भारतवर्ष की कुंडली के सार से अगर हम समझे तो 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि की अगर हम देखें तो विश्व लगन का उदित हुआ था, जिसमें जो राहु है लगन में विराजमान है और जो केतु सप्तम भाव में विराजमान है, द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है। और इसके अलावा अगर हम तृतीय भाव की बात करें जो बहुत ही मजबूत है, जिसमें बहुत राशियां पंच ग्रह विराजमान है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, सूर्य है और शनि है। इसके अलावा गुरु जो है छठे भाव में तुला राशि में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो भारत की स्वतंत्र वर्ष की कुंडली है, जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसकी कुंडली है। अब हम समझते हैं वर्ष फल की कुंडली का। तो वर्ष फल की कुंडली का हम करते हैं जब स्वतंत्र हुआ था, जैसे हम जो निकालेंगे 2024 से लेकर 2025 तक और 2025 से लेकर 2026 तक। तो इस प्रकार ये अगर समझे तो 89वां स्वतंत्र दिवस के आधार पे हम समझे तो जो भारत का जो वर्ष फल की कुंडली निकल के आ रही है नेक्स्ट ईयर से लेके उसके 2026 तक की, तो वो इस प्रकार उसमें भी वृषभ लगन का उदित हो रहा है। और साथ ही अगर हम समझे तो लगन जो लग्नेश है जो शुक्र है द्वितीय भाव में जो बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। इसके अलावा तृतीय भाव में सूर्य के साथ बुध की युति रहेगी कर्क राशि में। केतु और राहु जो रहेंगे चतुर्थ भाव में और आपकी इनके दक्षिण भाव में रहेंगे। मंगल छठे भाव में रहेंगे और जो जो मुंथा है, जो मेन माना जाता है वर्ष फल की कुंडली में मुंथा होता है, वो सप्तम भाव में रहेगा। और मुंथेश मंगल जो है पंचम भाव में रहेंगे, मुंथेश जिसे कहा जाता है। तो वर्ष फल की कुंडली में मुंथा बहुत ही जरूरी भाव माना गया है और मुंथेश का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो जो द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ लग्नेश का उदित होना तो देश की आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और व्यापार के भाव को दर्शाता है, तो अच्छी प्रगति भी दिखाता है। शुक्र यहाँ पे मित्र राशि व शत्रु ग्रह के साथ विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर मुंथा जो मैंने जैसे मैं बताया था कि ये सप्तम भाव में रहेंगे, मुंतेश जो मंगल पंचम भाव में रहेंगे। अब जो शनि से यहाँ पे इनका दृष्टि रहेगी, क्योंकि शनि एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ मंगल शनि के साथ सप्तम भाव में रहेंगे। और ये इसके कारण जो है केंद्रीय सरकार को विपक्ष के कारण के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण सांप्रदायिक गतिरोध देख सकते हैं आप, कार्यों में इनके विघटन देख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इनके कार्य में बार बार जो है रुकावट डालना। तो इसके लिए महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो अटक सकते हैं। मोदी सरकार को विकसित व स्वर्णिम भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन सभी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन ये भी समझे कि मोदी सरकार जो है इन चुनौतियों को ना सिर्फ पार करेंगी बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति आश्वस्त भी रहेंगी। निर्विघ्न चलेंगी, लेकिन बहुत विघ्न भी आएंगे। महंगाई एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष टैक्स या करों के कारण विपक्षी जो दल है आम जनता को आंदोलित करते रहेंगी, भड़काती रहेंगी। सप्तम भाव में मुंता होने के कारण जो सरकार व भारतीय राजनीति है समान और अर्थव्यवस्था के आधारभूत बदलाव लाने का प्रयास करेगी। आर्थिक बुनियाद को मजबूत
मजबूत रहने के लिए, विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम रहेगी। भारत एक अद्वितीय सैनिक शक्ति, मजबूत अर्थव्यवस्था, अद्भुत इच्छा शक्ति एवं अतुल्य राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते राष्ट्र का प्रतीक बन के उभरेगा, ये भी तय है। परंतु 28 जुलाई से लेकर अगर 13 सितंबर की हम समझे तो मंगल शनि के मध्य सप्तक दृष्टि के कारण संबंध में या किसी राज्यों में कुछ बढ़ती बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी के ऊपर पक्ष विपक्ष की अमर्यादित बयानबाजी, उपभोग वस्तु में मूल्य में वृद्धि इत्यादि के कारण लोगों में असंतोष की भावना देखी जा सकती है। तो वर्ष के अंतिम भाव में अगर हम समझे तो सितंबर से लेकर अक्टूबर और दिसंबर में मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार या बदलाव देखा जा सकता है। देश में अग्निकांड, विस्फोटक घटनाएं जैसी कुछ अशुभ परिणाम भी देख सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे या हिंसक घटना सुर्खियों में रह सकती है। तो ये कुछ उतार चढ़ाव से हमें गुजरना पड़ सकता है 2025 में। और सबसे बड़ा जो बात है कि 2025 में बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है मुख्य 4 ग्रहों का, शनि का, बृहस्पति का, राहु का और केतु का। तो यहाँ पे अगर भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो शनि आपके आ जाएंगे, आपके जो है एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव में जो राहु गोचर करे थे, आप इनके जो भारतवर्ष की कुंडली में आपके आ जाएंगे दशम भाव में। और चतुर्भाव में आ जाएंगे केतु। केतु का चतुर्भाव में होना निश्चित तौर से घरेलू उद्योग में कुछ गिरावट या कुछ कह सकते हैं कि सामान्य से कम स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ असंतोष भी देखा जा सकता है, लोगों में आपसी लोगों में असंतोष देखा जा सकता है। और कार्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो कर्म के क्षेत्र है यहाँ पे अगर राहु यहाँ पे गोचर कर रहा है तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे भी रहेगा, लेकिन उसका उन्मूलन करने के लिए जो शनि है आपके जो भारतवर्ष की कुंडली में अगर हम समझे तो कर्म के फल के भाव में बैठे, यानी लाभ के भाव में बैठे, एकादश भाव में बैठे जो कर्म का फल निर्धारित करते हैं। तो यदि कोई भी भ्रष्टाचार की जो कीचड़ में संलिप्त रहेगा तो उसका भी दंड देने के लिए शनि यहाँ पे विराजमान रहेंगे। तो आप ये देखेंगे कि अगर भ्रष्टाचार भी निकल के आ रहे हैं, नए नए भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं, तो उसका परिणाम भी बहुत घातक होने वाला है उनके लिए जो भ्रष्टाचारी है। तो ये बात आप समझ के चलें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लग्नेश जो है आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और बृहस्पति यहाँ पे जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति यहाँ पे बैठ के सौहार्द बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लोगों के भीतर अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, साथ ही अपने जो है ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति लोगों के भीतर एक जागरूकता देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम और दृष्टि डालें तो यहाँ पे जो समझेंगे चतुर्थ भाव में जो मंगल रहेगा, ये जो पड़ोसी देश के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगा जो जून तक चलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे जून तक रहेंगे। कभी कभी तृतीय भाव में आएंगे, फिर आपके भाषा की कुंडली में तृतीय भाव में भी आएंगे। तो यहाँ पे जो है जो पड़ोसी देश के साथ संबंध को ना सिर्फ गिरावट देखने को मिलेगी बल्कि बातचीत में बयानबाजी में काफी कड़वाहट, काफी अमर्यादित भाषा भी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से जो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता, तो इस प्रकार युद्ध जैसी स्थिति बनने को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो है मंगल की दृष्टि रहेगी आप इनके जो भारतवर्ष की कुंडली के नवम भाव में रहेगी, जो धर्म का भाव है, न्याय का भाव है। तो यहाँ पे समझा जा सकता है कि धर्म के आधार पर काफी दंगे फसाद गलतफहमी देखी जा सकती है, जहाँ पे लोगों के बीच में गुस्सा फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता है। अपने धर्म को लेकर कहीं ना कहीं लोग अपने सड़क पर उतार सकते हैं, तो ये भी एक संभावना देखी जा सकती है। यहाँ पे जो अगर हम समझे तो शनि के जो मुख्य भूमिका रहेगी 29 मार्च के बाद, जब शनि भारतवर्ष की कुंडली के एकादश भाव में आएंगे और 18 मई को राहु भारत के दशम भाव में आएंगे और 14 मई को बृहस्पति भारतवर्ष की कुंडली के द्वितीय भाव में आएंगे। तो स्थिति संभलती तो नजर आएगी। शनि काफी हद तक कंट्रोलर की पोजीशन में रहेंगे और इसके अलावा बृहस्पति भारत के वाणी भाव को और भी ज्यादा मजबूती देंगे। भारत अपना पक्ष मजबूती तरीके से कह पाएगा। और इसके अलावा जैसे ही इनकी राशि का परिवर्तन होगा तो मुख्य तौर पे आप समझेंगे कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के जो समाचार है वो सुनने को मिल सकते हैं और ऐसे भी संभावना है कि इनको बड़े नेता जो है इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ जाए, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इनके कारण कहीं ना कहीं दंगा या कुछ कह सकते हैं कि ऐसे उकसाने वाले भाषण देखे जा सकते हैं जो लोगों के बीच आपसी सौहार्द को खराब कर सकते हैं। तो इस प्रकार की थोड़ी घटनाएं जरूर देखी जा सकती हैं। प्राकृतिक घटनाएं का भी अगर जिक्र करें तो बारिश वर्षा के कारण और कुछ आंधी तूफान की वजह से भी कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है, जिसमें कहा जा सकता है कि फसलों को नुकसान देखा जा सकता है और आधारभूत जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको भी काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है।
कहीं न कहीं जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेकर चलना पड़ेगा। एक बातों में, प्लानिंग्स में काम नहीं चलेगा। ग्राउंड में रहकर उसको काम करना होगा, उसको समझना होगा। इसके अलावा न्याय प्रणाली में भी कुछ प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। जून के बाद की जो समय समझें तो भी थोड़ा-सा कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा-सा परिवर्तन तो ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन जून के बाद की स्थिति न्याय प्रणाली में एक मजबूती लेकर आएगी। कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे जो है न्यायाधीश के द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें एक समझ आएगा कि एक न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। जो अब तक न्यायाधीशों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता था, उसमें भी देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे बड़े निर्णय लिए गए हैं जिसमें लोगों के ऊपर जो न्याय जो है उसका जो इम्प्रेशन है, जो उसका प्रभाव है वो पॉजिटिव सकारात्मक रहेगा। तो यही थोड़ा-सा कह सकते हैं कि उतार-चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन जब भी कुछ बदलाव होता है तो उसके लिए पुरानी संरचना को उसको नष्ट करना होता है, तभी उसके ऊपर नई संरचना का निर्माण होता है। तो जब पुरानी सभ्यता या पुरानी संरचना या पुराना ढांचा जब जाता है तो थोड़ी-सी तकलीफ ज़रूर होती है, परिवर्तन इतना आसान नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब इसको समझा जाता है तो उसके बाद जो नई नींव पड़ती है, तो उसके बाद जो शुरुआत होती है, वो बहुत ही सुखद होती है, शांतिपूर्ण होती है। तो ये थोड़ा-सा हमें ये समझना होगा, क्योंकि 2025 का वर्ष इतना आसान नहीं है इसे समझना, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति तो परिवर्तन हो ही रहा है, साथ ही जो इतने बड़े स्तर पर विश्व स्तर पे जो परिवर्तन देखने को मिलेगा उसका प्रभाव भी भारत के ऊपर निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे शनि की भूमिका मुख्य रहने वाली है, क्योंकि जो अंक रहेगा वो शनि का तो डिनोट करता है, और शनि यहाँ पे न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्य का भली-भाँति निर्वाह करते नज़र आ रहे हैं। और ये भी संभव है कि बहुत से न्याय ऐसे होंगे जो लोगों को हैरान और शॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर कह सकते हैं कि कुछ देशों के साथ भारत के संबंध में थोड़ी-सी कड़वाहट, थोड़ी-सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, खासकर पड़ोसी देश को यदि समझें, क्योंकि मुंथेश जो है वो सप्तम भाव में आ रहे हैं। वर्षफल की कुंडली के अनुसार मुंथेश मंगल है, और जो है जो सप्तम भाव में राशि रहेगी वृश्चिक राशि रहेगी। तो कहीं न कहीं गुप्त शत्रुओं से भारत को खतरा हो सकता है, और गुप्त शत्रु के कारण भारत को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि किसी देश की कुंडली को समझने के उसके राजा की कुंडली को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम मोदी जी की कुंडली को समझेंगे। यहाँ पे मोदी जी की जो कुंडली का हम समझे तो यहाँ पे इनका जो लगन उदित हो रहा है वो वृश्चिक लगन है, और लगन में लग्नेश मंगल विराजमान है, जहाँ पे नीच के चंद्रमा भी है, जो नीच भंग भी साथ में हो रहा है। और अगर देखें तो गुरु इनके जो है चतुर्भाव में विराजमान है कुंभ राशि में, और दशम भाव में जो है अगर हम समझे तो जो राशि है वो सिंह राशि है। एकादश भाव में सूर्य है, चंद्रमा है और बुध है। इसके अलावा जो है राहु इनके जो पंचम भाव में, और केतु जो है इनके एकादश भाव में गोचर विराजमान है। तो गोचर की स्थिति को यदि हम समझे तो जो शनि है इनके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जो प्रेजेंट गोचर वर्तमान गोचर के हिसाब से देखें, राहु जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु इनके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये जो है 2025 में जो गोचर के हिसाब से देखें तो मंगल के दशा के अनुसार देखें तो राहु की जो पोजीशन होने वाली है इनके चतुर्भाव में होने वाली है, जो गुरु है इनके अष्टम भाव में चले जाएंगे, और केतु इनके दशम भाव में आ जाएंगे। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है 2025 में, ये जो समय माना गया है महत्वपूर्ण इसलिए भी माना गया है। देखिए मैं उसको भी समझाऊंगी। और जो मुख्य जो अन्य ग्रह हैं उसमें शनि जो है इनके चतुर्भाव में आ जाएंगे। तो माफ कीजिए, इन शनि जो है इनके चतुर्भाव से निकल के पंचम भाव में आ जाएंगे। तो देखिए जब भी केतु का संबंध दशम भाव से होता है, ये कहीं ना कहीं कार्य से विरक्ति देता है, कार्य से डिटैचमेंट देता है, ये कार्य से दूर जाता है। दूसरी बात, बृहस्पति का अष्टम भाव में होना एक प्रकार के अध्यात्म में बहुत गहरी रुचि उत्पन्न होती है। व्यक्ति अध्यात्म प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्पी लेने लगता है। मंगल की दशा निश्चित तौर से इनको बलवान कर रही है, इनको बल प्रदान कर रही है। लग्नेश की दशा जीवन में आना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक रेयर होता है। जिसके भी जीवन में लग्नेश की दशा होती है तो उसके जीवन का 360 डिग्री व्यू चेंज हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। और बहुत कुछ ऐसे होते हैं कि जब व्यक्ति जमीन से उठ के आसमान में चला जाता है, तो लग्नेश की दशा बहुत ज़्यादा बलशाली होती है। तो इनके जो लग्नेश वैसे भी लगन भाव में रोचक योग बना रहे हैं, तो ये तो बलशाली का सुपोजिशन तो बनी हुई है। इसके अलावा मोदी जी जो है 2025 में थोड़ा-सा कह सकते हैं कि अपने एक्शंस को
और तीव्र करेंगे, लेकिन उसको दिखावे दिखावे नहीं करेंगे, बल्कि उसको गुप्त तरीके से अपने एक्शन को लेंगे। क्योंकि देखिए जब लगन में वृश्चिक लगन होता है तो व्यक्ति दिमाग से सोचता है, दिमाग से काम करता है, बजाय इसके कि अपनी ज़बान से। क्योंकि बहुत से विपक्षी ऐसे नेता हैं जो अपने ज़बान का अधिक प्रयोग करते हैं और दिमाग का कम प्रयोग करते हैं, लेकिन मोदी जी की कुंडली में विपरीत है भाव है। मोदी जी अपने ज़बान का कम प्रयोग करते हैं और दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी बात का तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उसी पर काम करते हैं, उसी के बैकग्राउंड में बैठ के काम करते हैं और उसी पर अपने कर्म से, अपने एक्शन से उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये एक रोचक योग इनके लिए जो कुंडली में बन रहा है, ये बुद्धिमत्ता पे बन रहा है और ये रोचक योग बहुत ही दिलचस्प रहेगा 2025 में। देखना कि किस प्रकार का प्रभाव लोगों को देखने को मिलेगा। मोदी जी तीव्र गति से काम करते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टारगेट लेके चल रहे हैं, अपने एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं और एक समय का उनके पास एक पाबंदी देखने को मिलेगी 2025 के वर्ष के बाद। खासकर मध्य की अगर हम बात करें तो एक समय की पाबंदी लेकर चलेंगे, जहां पे उनको लिमिटेड समय पे बहुत कुछ टारगेट पूरा करना है। इसका जो उन्होंने इस इशारा भी अपने भाषण में दे चुके हैं। जब वे ये जो लोकसभा का चुनाव जीते थे तो उन्होंने अपने भाषण में ही इसका जो है एक प्रकार से संकेत दे दिया था कि समय बहुत कम है और काम बहुत जल्दी करना है। तो 2025 में काम में स्पीड देखी जा सकती है, कब बहुत से ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं और बहुत से बड़े बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसके लिए लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और साथ ही ये निर्णय कई कुछ कष्टकारी भी हो सकते हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए, लेकिन इसका भविष्य निश्चित तौर से उज्जवल रहने वाला है। क्योंकि मोदी जी ही ऐसे हैं जिनके हाथ में ईश्वर ने वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, जो भारत को इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने और इस परिस्थिति से न सिर्फ बाहर निकाले, बल्कि भारत को प्रगति के क्षेत्र में, खुशहाली के क्षेत्र में अग्रणी बनाएं और इस प्रकार से भारत को विश्व गुरु के रूप में उभार कर लेकर आए। और ये तभी संभव है कि भारत अपनी एक मजबूत सशक्त सरकार के साथ एक पक्ष में चले। लेकिन क्योंकि विपक्ष लोग हैं जो है निश्चित तौर से वो भारी शक्तियों से मिले हुए हैं और इसकी वजह से वे आम लोगों को भड़का सकते हैं, आम लोगों को आंदोलित कर सकते हैं, गलत फहमी फैला सकते हैं सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति। तो मोदी के जी के लिए जो नीतियों को लागू करना शुरुआत में और कह सकते हैं कि अपने जो कार्यकाल के दौरान काफ़ी मुश्किल रह सकता है, क्योंकि लोगों को समझाना कुछ कड़े डिसीजन निर्णय बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि लोग वर्तमान में समझते हैं और उसमें उनको भविष्य नहीं देखते कि भविष्य के लिए कुछ कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है। तो ये आप समझे कि भारतवर्ष के लिए, मोदी जी के लिए, हम सब के लिए 2025 का वर्ष कुछ नया शुरुआत करने जा रहा है और नई शुरुआत के लिए पुरानी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा और ये इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यदि आप मन में मजबूती बना के चलेंगे, दृढ़ संकल्प रहेंगे और एक एकता के भाव में चलेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर चलेंगे, तो आप ये मान के चले कि शुरुआत पहले से हो चुकी है। इसमें और गति आपको देखने को मिलेगी 2025 के वर्ष के बाद और निश्चित तौर से जो ग्रहण लग रहे हैं इसमें और भी गति लेकर आएंगे। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जो नेता, जो पार्टी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, निश्चित तौर से उसका खात्मा की शुरुआत हो जाएगी 29 मार्च 2025 से। ये पार्टियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी या कन्या अन्य पार्टियों में विलीन हो जाएंगी, लेकिन इनका अस्तित्व टोटली तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल नष्ट और खत्म होने वाला है। क्योंकि अब समय नहीं है, समय बहुत कम रह गया और परिवर्तन जो है बहुत बड़ा होने वाला है। और इसी के आधार पे अगर अभी नहीं सचेतेंगे तो कहीं कहीं पे भी हम सचेत नहीं पाएंगे और इसका परिणाम या तो नष्ट में ही जाएगा, या तो आप समझेंगे कि परिवर्तन के बाद जो दौर आएगा उसमें वही होंगे जो कि भ्रष्टाचार से मुक्त, ईश्वर के प्रति समर्पित, मानव भाव के प्रति दयावान और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे। ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ पाएंगे। बाकी जो है वो समय के साथ, समय के गर्त में लुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये 2025 का वर्ष बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, इसको समझना चाहिए और हम सबको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर चलना चाहिए कि जो भी हो हमारे देश के भले के लिए हो, हम सबके व्यक्तिगत जीवन के भले के लिए हो। व्यक्तिगत जीवन से ऊपर देश का जो होता है वो उसका महत्व अधिक होता है। तो उसको लेकर चलेंगे तो अपना जीवन स्वतः ही बेहतर हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा दूरदर्शिता से अगर हम समझे तो इस बात की गहराई को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।